नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। उत्तर प्रदेश बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों और औद्योगिक निवेश से विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अब जापान के यूपी में इन्वेस्टमेंट में विकास की एक नई इबारत लिखनी शुरू कर दी है। विकास की ये कहानी शुरू होती है सीएम योगी के जापान दौरे से, जब इसी साल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान गए और राज्य की उपलब्धियों और अपने संसाधनों को वहां के निवेशकों के सामने रखा। नतीजा यूपी जापान इन्वेस्टमेंट समिट के तौर पर सबके सामने है, जिसे संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जापान की धरती पर हमने संकल्प लिया था और आज हमारे सपने साकार होते दिख रहे हैं। यूपी और जापान के बीच एमओयू साइन होने से प्रदेश का विकास की गति को रफ्तार मिलेगी। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पे करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य ने विकास के इस पथ पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को संवारने की तमाम संभावनाएं जगाई हैं। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में जापान के 200 से ज्यादा उद्योगपति, सीईओज, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स और स्ट्रेटजिस्ट शामिल हुए हैं। सफलता की इस इबारत के पीछे राज्य की बेहतर और मजबूत छवि को विश्व ने स्वीकारा है। सेकंड इंडस्ट्रियल होम बनाने का न्योता, ग्लोबल सप्लाई चेन का निर्माण करने की अपील, अत्याधुनिक स्किल डेवलपमेंट संस्थान खोलें, विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बनाएं। हमारा लक्ष्य है यूपी में बने प्रोडक्ट जापान सहित पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाएं। जापान हमारे लिए केवल इन्वेस्टर नहीं, को क्रिएटर है। हमारा लक्ष्य साथ मिलकर ग्रो करना और दुनिया के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। एमओयूज को प्रोडक्शन को ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में बदलकर उत्तर प्रदेश की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के संकल्प को पूरा करना है। उत्तर प्रदेश एक रिलायबल और लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में आपके साथ खड़ी है। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के 5 दिवसीय सम्मेलन में नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें 200 से ज्यादा जापानी कंपनियां शामिल हुई हैं। गीडा में 3,195 करोड़ का निवेश, 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर। एस्कॉर्ट कुवेटा लिमिटेड का 2019 करोड़ का निवेश। एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी में मौके, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर में अवसर, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में संभावनाएं, स्किल डेवलपमेंट, पर्यटन में निवेश के बड़े मौके। उत्तर प्रदेश भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज भारत का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। बीते 9 वर्षों में सुरक्षा, स्थायित्व के साथ यूपी की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से काम जारी है और विश्व के मानचित्र पर भारत की चमक बढ़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ प्रशांत कुमार उमराव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। प्रशांत जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ मिताली निकोर जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। मिताली जी, बहुत स्वागत आपका। और कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर विपुल सुनील भी होंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज ना तो बीजेपी ना ही समाजवादी पार्टी। पहले शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्री मिताली जी से पहले सवाल के साथ। मिताली जी, पहले सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं और समझना चाहूंगा कि यूपी में 2017 के बाद जब बीजेपी की सरकार वहां बनी है, इन्वेस्टर समिट, 2 बड़े इन्वेस्टर समिट रहे और अभी हमने जापान के एक बड़े डेलीगेशन को देखा कि यहां पहुंची है। अभी तक आपने क्या महसूस किया है? यूपी में क्या चेंजेस आए हैं? और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड तो हैं,
लेकिन एक आंकड़ा जो दिखता है कि हाँ जितने एमओयू हो रहे हैं उतना धरातल पे दिख रहा है क्या? जी, एक तो धन्यवाद कि आपने पहले इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करा। इससे पहले कि हम और पर्सपेक्टिव्स में जाएं तो धन्यवाद इसके लिए, और आज मुझे शामिल करने के लिए इस चर्चा में। आई थिंक कि अगर हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को पहले एक हाई लेवल पर देखें, केवल सिर्फ निवेश की बात ना करें, लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें, अगर हम उसमें ग्रोथ के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर ग्रोथ हमारी फाइनल डिश है तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें जाती हैं, और मुझे ये लगता है कि हम ग्रोथ की बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक 8 to 9% का 8 से 9% का एनुअल ग्रोथ रेट रियल टर्म्स में इन्फ्लेशन को हटाकर ये हमें ऑलरेडी दिख रहा है पिछले 5 सालों से। पोस्ट मतलब कोविड के बाद यहाँ पर एक बहुत ही रैपिड इंक्रीज हुआ है। लेकिन दूसरी चीज जो एक फ्लिप साइड है इस ग्रोथ की, वो ये है कि कुछ जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे वेस्टर्न यूपी, जो हमारा नोएडा और गाजियाबाद, ये साइड का जो उत्तर प्रदेश का जो साइड है, यहाँ पर डेफिनेटली ज़्यादा फास्टर ग्रोथ और निवेश और जॉब क्रिएशन देखा गया है, क्योंकि दिल्ली के ये पास में है और ये दिल्ली एनसीआर के पूरे इन्फ्लुएंस जोन में भी आता है। लेकिन जब हम ईस्टर्न यूपी की बात करें तो कहीं ना कहीं ईस्टर्न यूपी में भी थोड़ा सा निवेश अभी स्लो है, और यहाँ पर गोरखपुर, वाराणसी, इन सब एरियाज में अभी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो न्यू इंडस्ट्रीज हैं, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं, उसका निवेश हम अभी चाहते हैं कि और ज्यादा हो। ओवरऑल अगर हम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरह से इक्वली हो रहा है। हम देख रहे हैं कि मेट्रोज हर जगह आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बसेस में भी बढ़ोतरी हो रही है, इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही हैं, और सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में लखनऊ में, वाराणसी में और नोएडा साइड में, तीनों में बहुत निवेश हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट की एक तरह से कंडीशंस होती हैं कि निवेश को अट्रैक्ट करने की, वो गवर्नमेंट आगे लेकर आ रही है और निवेश को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन निवेश वाले जो जब आते हैं, जो एमओयू करते हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ चीजें और ज्यादा उन्हें इकोसिस्टम में मिलेंगी। और एक चीज होती है स्किल्ड वर्कफोर्स, और स्किल्ड वर्कफोर्स के मामले में यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन ने बहुत काम किया है, लेकिन अभी भी जो वो एक लिंक होता है, जैसे हम कहते हैं इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज, यानी कि जो आपका आईटीआई है या आपका स्किलिंग इंस्टीट्यूट है, क्या वहां पर वो चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए? तो मुझे लगता है यहाँ पर एक डिस्कनेक्ट आज भी हमें दिख रहा है। तो मैं कहूंगी 70% चीजें बहुत अच्छी सरकार कर रही है, लेकिन जो 20-30% की वजह से हमारे एमओयूज उतने नहीं हो पाते ट्रांसलेट रियलिटी में, वो ये हैं कुछ जैसे कि हमारा स्किलिंग हो गया, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और कहीं कहीं पर ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सिचुएशन है। तो ये कुछ चीजें अगर हम और ठीक कर लें तो हमारे एमओयूज और ज्यादा निवेश में ट्रांसलेट करेंगे। तो एक चीज़ और मिताली जी, इसमें थोड़ा सा और भी समझाइएगा कि यूपी क्या मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, बाहरी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मतलब डिवाइडेड स्थिति में दिख रहा है कि एक वेस्टर्न और ईस्टर्न, जैसा आपने कहा पूर्वांचल और जो वेस्टर्न यूपी है, क्या एनसीआर का फायदा वेस्टर्न यूपी को मिला है? और इसी को लेकर के यूपी सरकार की बार बार ये चर्चा होती है कि एक एससीआर भी बनाया जाए, यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन, जो कि लखनऊ के आसपास के जिलों को जोड़ा जाए, जैसे दिल्ली में यूपी के, राजस्थान के या हरियाणा के जिलों को जोड़ा गया। तो क्या यूपी सरकार उस दिशा में सोचती है, तब शायद जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो वहां के लिए अट्रैक्ट हों? जी बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली की जो प्रॉक्सिमिटी है उससे वेस्टर्न यूपी को बहुत फायदा, वो एक ऑर्गेनिक फायदा है। और मैं कहती हूँ किसी भी शहर के लिए या किसी भी स्टेट के लिए ऐसा फायदा हो तो उसके लिए अच्छा ही है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अगर हम ये देखें कि इंजीनियरिंग गुड्स हो जाए, या वो टेक्सटाइल्स हो जाए, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, या सैमसंग की जो फैक्ट्री आई है, वो सब आपका वेस्टर्न यूपी में ही क्लस्टर्ड है। लेकिन लखनऊ में, हमने लखनऊ में भी स्टडी करी थी और वहां पर भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, स्पेशली फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में लखनऊ में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि
मैंगो के वहाँ बहुत सारे फार्म्स हैं लखनऊ के अराउंड जो अब सेटअप हुए हैं और उसमें मैंगो प्रोसेसिंग भी हो रहा है, मैंगो वाइन भी बनाई जा रही है। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए लखनऊ बहुत अच्छा कर रहा है और चिकनकारी का तो है ही। और ईस्टर्न साइड पर भी जब हम बनारसी देखें, जब हम वहाँ के प्रोडक्ट्स देखें, ओडीओपी में भी एक स्कीम, ऑफ कोर्स हमें सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है पूरे देश में। तो यहाँ पर भी बहुत एक पुश हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोग मेरठ में भी काम कर रहे हैं, तो मेरठ में हमने देखा है कि स्पोर्ट्स गुड्स जो वहाँ पर पूरे दुनिया के क्रिकेट बैट्स, क्रिकेट बॉल्स मेरठ में बन रहे हैं और यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपनीज से, कॉस्टको वगैरह सबसे। तो ये ओडीओपी की स्कीम बहुत ही सक्सेसफुल रही है ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरह से डिसबर्स हो जाए। अब जो टेक्सटाइल वाले हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग वाराणसी, मऊ और इन सब क्षेत्रों में लेके जा सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे एक टेक्सटाइल रेडी वर्कफोर्स है और ये एक ओडीओपी का प्रोडक्ट है। तो इससे बहुत मुझे लगता है निवेश के लिए भी अच्छा रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर एक एससीआर बने लखनऊ के अराउंड या फिर इवन वाराणसी के अराउंड अगर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाए, उसका कोई भी नाम हम दे सकते हैं, लेकिन वहां पर इंडस्ट्रियल जोन्स बने तो इससे बहुत फायदा होगा और निवेश और ज्यादा रैपिडली यूपी में आएगा। ठीक है, अब प्रशांत जी आपके पास आ रहे हैं और थोड़ा सा अगर हम इकोनॉमिक के हिसाब से देखें तो पहला जो सबसे बड़ा समिट था 2018 का, उसके बाद महज लगभग 12-13% के आसपास या 10% के आसपास जो है वो इन्वेस्ट आया, क्योंकि लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास की बात थी और महज 40,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ था। दूसरे इन्वेस्टमेंट में जो 2023 का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट रहा, वहां भी हमने कुछ वैसी ही स्थिति देखी। तो कहां लैग कर रहे हैं जिसकी वजह से एक बहुत बड़े अमाउंट की बात तो होती है लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत छोटा अमाउंट आता है जमीन पे? देखिए मिताली जी, मैडम ने काफ़ी चीज़ें डिटेल्स में बताई हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 9-10 सालों में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज लग रही हैं। और इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है कि एनसीआर के होने का लाभ नोएडा गाजियाबाद को अधिक मिलता है, स्वाभाविक है। इसी तरह हरियाणा भी गुड़गांव और फरीदाबाद को लाभ अधिक मिलता है, अन्य शहरों को, अन्य जिलों को उसका लाभ कम मिलता है। जो उन्होंने स्टेट कैपिटल रीजन की बात की है एससीआर की, उस पर भी सरकार काम कर रही कि लखनऊ के आसपास के शहरों को भी, कुछ जिलों को एससीआर में शामिल किया गया है, उनको भी इस तरह डेवलप किया जाए। बनारस जो एक हमारा बड़ा शहर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको बड़ा किया जाए। और ये बात स्वाभाविक है कि जो एमओयूज होते हैं, कई बार जितना अमाउंट वहाँ पे होता है उतना अमाउंट नहीं आ पाता है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले बड़े स्तर पर आज पूरे विश्व से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट समिट भी हो रही है, जापान के साथ भी हुई है। जापान के साथ अभी भी हमारी 5 दिवसीय जी इन्वेस्टर समिट हो रही कई सारे देशों में। और हमारा भारत का और जापान का तो पुराना सांस्कृतिक संबंध रहा है। उसी संदर्भ में हमारे भी कुछ स्टूडेंट लोग वहाँ पे जाते हैं, जापान से भी लोग आते हैं, एक दूसरे को, संस्कृतियों को समझते हैं। और किसी भी राज्य में उद्योग धंधे लगाने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। दोनों चीज़ों में उत्तर प्रदेश सरकार ने अभूतपूर्व काम किया। जो उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, आते जाते हैं, या उत्तर प्रदेश को करीब से जानते हैं, वो देख रहे हैं कि सड़कों का, एक्सप्रेसवे का, हाईवे का जाल बिछाया गया है। आज देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है, एयरपोर्ट्स हैं और ट्रेन की सुविधाएं, फ्लाइट की सुविधाएं, सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल ज़बरदस्त काम हुए। सभी चीज़ें, ये कोई कहने वाली बातें नहीं, सब चीज़ दिख रही। तो आज जो है व्यापारियों का और जो इंडस्ट्रीज है उनका विश्वास जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसीलिए लगातार पूरे देश से, पूरे विश्व से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी आई, सैमसंग जैसी कंपनी भी आई हैं और भी कंपनियां धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अपना रोजगार लगा रही हैं। और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि इसका हमें अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो इन्वेस्टर्स को ये भरोसा कैसे दिलवा पाइएगा? जैसे दिल्ली का फायदा तो हर शहर को मिल जाए ये तो संभव है नहीं, और इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली है कि वो चाहता है कि नेशनल कैपिटल के आसपास अगर कुछ उस तरीके की चीजें मिल जाती हैं तो फिर ज्यादा बेहतर है। इसीलिए लोगों का ज्यादा फोकस जो है वो नोएडा पे रहता है। उसके बाद ग्रेटर नोएडा आपने बनाया, अब इसको और बृहद पैमाने पर नोएडा का विस्तार हो रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स को खींच करके आपको ईस्टर्न यूपी भी लेकर के जाना पड़ेगा, वहां के लिए बुंदेलखंड भी आपको लेकर के जाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या है? बुंदेलखंड में भी लगातार डेवलपमेंट के काम हुए, एयरपोर्ट बने हैं, बुंदेलखंड हाईवे है, वहाँ डिफेंस कॉरिडोर बना है।
बनारस में भी उद्योग धंधे इंडस्ट्रीज लग रही हैं। बनारस में भी इंफ्रा के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ। ऐसा नहीं कोई हमारा फोकस, ऐसा नहीं कि हमारा कोई नहीं नोएडा, गाजियाबाद या आपके ग्रेटर फोकस नोएडा की से। बात नहीं प्रशांत जी, मैं ये कह रहा हमारे लिए तो हूँ पूरा ऑब्वियस, उत्तर प्रदेश जैसे है पूरा। मैं अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मेरा पहला तो फोकस ये रहेगा ना कि दिल्ली के आसपास अगर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मुझे अगर इन्वेस्ट करना है और आप मुझे ये कन्विंस करते हैं कि नहीं दिल्ली से बेहतर हम आपको व्यवस्था वाराणसी में देंगे, बेहतर व्यवस्था हम आपको मिर्जापुर में देंगे, बेहतर व्यवस्था हम आपको गोंडा में देंगे, तो हम वहां के लिए जाएं, ये कैसे आप कीजिएगा? उसके लिए मैंने बताया बिल्कुल इंफ्रा होना चाहिए और वहाँ सस्ती लेबर होनी चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के सारे क्षेत्रों में है। ये तो अब जिसको जहाँ पे इच्छा होगी, जिसको जो सुविधा लगेगी उसको वहाँ पर जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस तो पूरे उत्तर प्रदेश पे है। हम किसी एक शहर को या किसी क्षेत्र को ध्यान में रख करके तो काम करते नहीं। हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश बराबर है और पूरे सब जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बनारस में भी हो रहा है, बुंदेलखंड क्षेत्र में भी हो रहा है, पूर्वांचल में भी हो रहा है, गोरखपुर क्षेत्र में भी हो रहा है। सभी जगह काम हो रहा है, धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं और जैसे इंफ्रा के स्तर पे चीजें आगे बढ़ेंगी और डेवलपमेंट होगा तो इसका परिणाम जो है आपको पूरे सब जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, पूजा मिश्रा जी आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत कुछ होता दिख रहा है और बहुत कुछ होना बाकी है, समाजवादी पार्टी इसे किस तरीके से देख रही है? आपको नमस्कार अभिषेक जी और साथी पप्पाओं को भी नमस्कार। हालांकि मैं इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, पर क्योंकि चल रहा था चर्चा की कहाँ पे कितने इन्वेस्टमेंट आए समाजवादी पार्टी में, देखिए भाई हमारे सरकार में मुझे पता है कि जो अभी गंगा एक्सप्रेस पे बह गया हुआ है, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे बना हुआ था, ये समाजवादी पार्टी सरकार में ये सारे एमयू जो है यूएई के साथ में वहाँ पे समिट हुई थी तो 3 एमयू हमने साइन किए हुए थे जो कि धरातल पर आपको पूरी तरीके से दिख रहे हैं। हमारा जो मेट्रो चला हुआ था वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने एमयू साइन किया था। हाँ, हमने प्रोपोगंडा नहीं किया हुआ था। हमने जो है आप कहेंगे कि हमने एक महाराष्ट्र में जो है समिट किया हुआ था, हम विदेशों में जाकर के समिट किए हुए थे और हमने जो एमयू साइन किए थे उसको धरातल पर लेकर के आए। अभी मैं मुझसे पहले चाहे मिताली जी हो चाहे भाजपा के प्रवक्ता हो, दोनों बोले तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि खूबसूरत है सारी चीजें, मेकअप कह सकती हूँ मैं, सारा मेकअप किया हुआ है और एक बरसात होगी तो धुल जाएगा। अभी मैं वही देख रही थी कि आपने भी आंकड़े दे ही दिए कि वो इतने की बात हुई थी, सिर्फ 10% आ पाया और ग्राउंड पे उस 10% पे भी सिर्फ और सिर्फ 35 to 38% ही पहुंचा हुआ है एमयू साइन होने के बाद में। और मैं भी देख रही थी कि आपने भी कवर किया होगा कि पंच एआई करके थी 2026 में एक कंपनी जिसके साथ में 25,000 करोड़ का एमयू साइन किया, सरकार में पता चला फर्जी कंपनी है। 1.65 लाख का जो है एक एमयू साइन किया हुआ था ऐसे कंपनी के साथ में जो कि ट्रेसेबल ही नहीं थी इंडिया में, कहीं उसका आप कॉर्पोरेशन ट्रेस ही नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में 18,000 करोड़ का एमयू इन्होंने साइन किया हुआ था उस कंपनी के ऊपर में, जिस कंपनी के ओनर के ऊपर में होटल का किराया देने का भी पैसा नहीं था, उसके ऊपर में एफआईआर दर्ज हो रखी हुई थी। और व्यू नाउ इन्फोटेक करके कंपनी थी जिससे जो है सरकार ने 13,500 करोड़ का एमयू साइन किया हुआ था। उस कंपनी के ऊपर में 3500 करोड़ घोटाला क्या आरोप था तो उस एमयू को रद्द कर दिया गया। उसके बाद में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ में जो है सरकार ने एमयू साइन किया भाजपा सरकार ने 2022 में। बाद में पता चलता है कि उस यूनिवर्सिटी को तो कैलिफोर्निया सरकार ने पहले ही बैन कर दिया हुआ है, उसको इलीगल घोषित कर दिया हुआ है। और ऐसे एक नहीं, बाद में सरकार ने पूरे सबमिट करने के बाद में सरकार ने फिर सारी छटैया की है, तो वो नाम है जो बड़े नाम। उसके अलावा बहुत सारी कंपनियों के साथ में छोटे छोटे एमयू सरकार ने जो है साइन किए हुए थे जिसको जो है फिर निकाल करके रद्द किया गया कि जिनके ट्रेसेबल नहीं मिल रहे हैं, जो संदिग्ध लग रहे हैं, इन सब के साथ में एमयू कैंसिल किया जाए। तो ये दिखाता अभिषेक जी कि हमारी जो वर्तमान की भाजपा सरकार है वो एमयूज को लेकर के, समिट को लेकर के कितनी गंभीर है कि आप सोचिए कि इतने समय में इतनी फर्जी कंपनियां आ गई और ये कह रहे कि नहीं सब कुछ बढ़िया खूबसूरत चल रहा है कि यहाँ पे आ जाएगा वहां पर चला जाएगा। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया चाहिए होता है आने के लिए, कह रहे हैं आप ही कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का क्या हालत हो रखा हुआ है। आपको हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद 1 महीने में 3 बार तलब करती है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऑटो सुमो लेती है इलाहाबाद हाई कोर्ट। अभी पता है आपको इस महीने जो है अभिषेक जी शिक्षा को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑटो सुमो लिया है, वाटर लॉगिंग को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑटो सुमो लिया हुआ है, जहां पर जो है सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा और जो है डेवलपमेंट को लेकर के ऑटो सुमो लेना पड़े। उसके बाद में सरकार जागृत होती है तो जैसा मिताली जी ने बोला साइन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ महज दिखावा है, ग्राउंड पर पहुंचती नहीं जब तक चीजें। मिताली जी, लेकिन अब मिताली जी ने जो बताया, पूजा जी मिताली जी ने जो बताया
उन्होंने तो यही कहा कि लगभग 65-70% जो है वो चीजें हुई हैं, लेकिन 30% अभिषेक जी मुझे सोर्स बता दे। हम लोग पीएचडी करने वाले लोग हैं, मैं इनको सोर्स बता दूंगी, लिंक बता दूंगी। नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल बस इस चीज का है कि एक सेल्फ ऑफ बिलीफ जो है, वर्ड होता है सेल्फ ऑफ बिलीफ, वो इन्वेस्टर्स में तो दिखा है, ऐसा तो नहीं है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती हैं कि इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। यूपी में इंटरेस्ट 10 साल पहले इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, ये भी एक सच्चाई है। यूपी में इतना इंटरेस्ट पहले नहीं लेते थे इन्वेस्टर्स। आज एनसीआर का ही फायदा भले ही नोएडा को मिल रहा हो, लेकिन नोएडा में जिस लेवल पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती हैं। और जो एमओयूज, चलिए ठीक है 37 लाख करोड़ के आसपास का एमओयू की बात सामने आई, लेकिन उसमें अगर लगभग 33% के आसपास यानी 10 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ है यूपी में, इस बात से इनकार आप कर दीजिएगा। ये आंकड़े तो सरकारी हैं और फैक्चुअल हैं, फैक्ट के साथ हैं। अभिषेक जी, जो मैंने बातें बोली वो भी सरकारी हैं, फैक्चुअल है। बिल्कुल, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। कोई ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी ने डाटा कोई फॉर्म किया हुआ है, ये तो गवर्नमेंट का ही डाटा है। हमारा बस इतना कहना है कि हाँ अच्छी बात है, सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है ना अभिषेक जी, उस ट्रैक रिकॉर्ड में दिखता है कि सरकार गंभीरता के साथ में एमओयू साइन नहीं कर रही होती है, ना ही गंभीरता के साथ में उसको धरातल पर उतार रही होती है। गंभीरता के साथ में एमओयू साइन करे, धरातल पे उतारे तो अच्छा रहेगा। आप कह रहे हैं कि चाहे वो नोएडा हो, चाहे आप सोचिए लखनऊ मेट्रो का हमने एमओयू भी साइन किया, उसको 100% उसका इस्तेमाल किया, 100% 5 साल में। हमने सोचे 2012 से लेकर के 17 के बीच में ही किया ना, आपको तो 10 साल हो गए। आप अपना एक एमओयू बताइए जिसमें आपने साइन किया हो और वो 100% ग्राउंड पे चला आया हो। तो ये दिखाता है ना कि ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुआ है। ओवर द टाइम ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होगा और भी कंपनियां आएंगी, वो इंटरेस्ट लेंगी। ये तो फैक्चुअल चीज ये भी है ना कि समय के साथ में ग्लोबलाइजेशन में कंपनियां इंटरेस्ट लेती रहेंगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो। अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा, तो फिर क्यों कोई इंटरेस्ट लेगा? वो महाराष्ट्र में जाकर के नहीं इन्वेस्ट करेगा, वो जाकर के गुजरात में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो जाकर के कर्नाटक में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो जाके तमिलनाडु में इन्वेस्ट नहीं करेगा जो वो यूपी में इन्वेस्ट करने आएगा। मैन फोर्स भी बहुत मायने रखता है। आपको पता है कि नोएडा में अगर अभी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि आपको पता होता है यूल गेट चीप लेबर। अगर जो है विदेशी लोग इंडिया में आ रहे होते हैं, उनको पता होता है कि आपको चीप लेबर मिलेगा। और इंडिया को अगर विदेश में नौकरी मिल रही होती तो भी आपको पता होता है कि वहाँ पे जो ह्यूमन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो इंडिया में ज्यादा है। तो ह्यूमन रिसोर्स अट्रैक्ट करता है, ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स अट्रैक्ट कर लेगा मैम, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स। लॉ एंड ऑर्डर जब तक नहीं होगा, कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाहेगी। मैं आप ही से पूजा जी पूछता हूं, आप एक कंपनी की ओनर हैं, आप क्या चाहेंगी सुरक्षा में? इस सबसे पहले सुरक्षा अगर आपको मिल जाएगी, आप कहिएगा ठीक है हाँ इन्वेस्ट कर देंगे, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। जहां सुरक्षा ही नहीं होगी वहां कोई क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा? तो अभिषेक जी, आप कह रहे हैं कि अभी सुरक्षा, इससे पहले सुरक्षा नहीं थी। सेल्फ ऑफ बिलीफ यूपी में तो है ना, बढ़ा है ये। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। ये तो कंपनियों से जाकर के पूछेगा ना, उत्तर प्रदेश तो कंपनियां जापान की आई, इंटरेस्ट दिखा रही हैं। चलिए ठीक है, एक छोटा सा मिताली जी रिप्लाई करना चाह रही हैं। मिताली जी बोलिए, उसके बाद फिर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय आलोक जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। इवेंट पैनल नहीं बनाया, 3 वर्सेस 1 होगा। 3 वर्सेस 1? अरे मैम डोंट वरी, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, डोंट वरी। मैं बैलेंस करने के लिए हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ, चलिए ठीक है, एक जल्दी से छोटा सा कमेंट चाहते हैं मिताली जी आपसे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जी, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे जो सारे रिमार्क्स हैं उसमें मैंने कभी ये नहीं कहा है कि यूपी बाकी स्टेट से आगे है निवेश में। क्योंकि आज अगर आप तमिलनाडु के एमओयूज देखिए, या फिर आप गुजरात के एमओयूज देखिए, या आप महाराष्ट्र के एमओयूज देखिए, और वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज मैं महाराष्ट्र में बैठी हुई हूँ और कल मैं गुजरात में थी,
और यहाँ पर जब आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से बात करते हैं तो वो इतनी प्रोफेशनल एजेंसीज, मतलब उनका जो एक तरीका है फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ डील करने का, वो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है इन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस में, जो कि अभी तक यूपी में नहीं आया है और बन रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। और दूसरा ये है कि हिस्टोरिकली भी ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर हमेशा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा रही है। चाहे हम आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कम्युनिटीज देखें, तमिलनाडु में देखें, गुजरात में देखें, महाराष्ट्र में देखें, गुजराती जैन कम्युनिटीज, उन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया है और बिजनेसेस को बनाया है इन स्टेट्स में, ये अपने आप में ही एक केस स्टडी है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ये यूपी इनसे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पहले का सिचुएशन देखें, डेटा को देखें, क्या इंटरेस्ट था और आज क्या इंटरेस्ट है, उसमें बहुत इसीलिए मिताली मैम, मैंने इसीलिए तो कहा सेल्फ ऑफ बिलीफ ये आज के डेट में जगह है, क्योंकि बिहार यूपी मोस्टली किस चीज के लिए बदनाम है हम सभी जानते हैं। Exactly. और इस वजह से यहां इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, ये सच्चाई है, इसको कोई स्वीकार करे या ना करे। और लेकिन आज के डेट में लोग बिहार में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां एक सेल्फ ऑफ बिलीफ आया है कि अब वहां क्राइम रेट घटा है। यूपी में अब वो चीजें बेहतर हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कें बन रही हैं। हाँ, और अभिषेक जी, जो ह्यूमन कैपिटल वाली बात है ना, तो हम ये देख रहे हैं कि इतना सारा ह्यूमन कैपिटल माइग्रेशन हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट से इतने लोग तमिलनाडु जा रहे हैं काम करने के लिए, पूरे ईस्ट से हम तमिलनाडु में लोग देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल माइग्रेट नहीं कर सकता। बिल्कुल। आलोक जी, आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स समिट जो ये उत्तर प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं, धरातल पर क्या वो चीजें आप देख पा रहे हैं कि हाँ, क्योंकि एमओयू के जब हम आंकड़े सुनते हैं तो बहुत बड़े आंकड़े होते हैं, धरातल पर क्या वो चीजें दिख रही हैं? देखिए, हमेशा ये होता है कि एमओयूज बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, लेकिन अगर उसका हम एक बड़ा हिस्सा भी ग्राउंड में उतार लेते हैं तो हमें लगता है ठीक है, हमने इतने लाख करोड़ का सोचा और इतने हजार करोड़ रुपए आ गए, 2 लाख करोड़ सोचा 80,000 करोड़ आ गए, ठीक है, हम सोचते संतुष्ट हो गए। तो ये एमओयू एक संकेत तो बताता है कि कम से कम इतने लोग हमारी तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब जैसे यूपी और बिहार की बात करें, मेरा दोनों राज्यों पर बहुत ज्यादा आगमन है, और अभी मैं झारखंड में था, रांची में, तो कल मैं वही था। तो मुझे जब बिहार और झारखंड की तुलना करूं तो आज झारखंड बेहतर लगता है, झारखंड में ज्यादा अच्छा बेहतर निवेश है, ये बात मानना पड़ेगा आपको। झारखंड ने अपने इतिहास का बोझ उतार के फेंक दिया, बिहार में भी अपने इतिहास का बोझ है, लेकिन पहले वाले बिहार से आज के बिहार की तुलना करो तो ज्यादा बेहतर बिहार है। लेकिन जब बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना करते हैं तो आप तुलना ही नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश बिहार में। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा अंतर है। मैं दोनों राज्यों की बात करूं तो जो उत्तर प्रदेश का कॉन्फिडेंस है वो टॉप 5 राज्यों में आता है भारत के, जहां पर एफडीआई आता है, जहां जीडीपी पे हम योगदान करते हैं, या टॉप 5। आप सोचिए, हम तमिलनाडु की बराबरी, कर्नाटक की बराबरी, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो जीडीपी में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, हम उन टॉप 5 में हैं बीमारू पास से। तो एक माइंडसेट बदला है पिछले 9-10 सालों में, इसे स्वीकार करना होगा। जो आप कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर पहला सिचुएशन है, हम कहीं पूंजी लगाएंगे लाखों करोड़ रुपए की, तो ये तो ना हो कि कोई तमंचा लगा के और हमारे व्यापारी को लूट लेगा, तो हम क्यों पूंजी लगाएंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर पहला है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा है, इलेक्ट्रिक जो अवेलेबिलिटी हो तीसरा है, चौथा की है जो रेड टेपिज्म है, जो नौकरशाही का ज्यादा दुरुपयोग है, ये ना हो। तो 4-5 चीजें होती है, अगर वो चीजें गड़बड़ ना हो तो व्यापारी फिर पैसा लगाने के नहीं डरता है। आलोक जी, इसमें एक और चीज, पूजा मिश्रा जी ने कुछ नाम गिनवाए जो सच है कि हाँ, ये चीजें मिस्टेक्स तो हुई हैं। कई कंपनियों से ऐसे एमओयूज हुए जिनका कोई मतलब नहीं था, कई कंपनियां जो कि ब्लैक लिस्टेड भी कई जगहों पे थी। तो ये चीजें जो हैं सरकार के सीरियसनेस को नहीं दिखाता है क्या? अच्छा जी, ये बात तो मानना पड़ेगा कि जब आप दौड़ते हैं किसी चीज को पाने के लिए और हम बहुत बार ज्यादा पाना चाहते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ज्यादा पाने के चक्कर में हम वो चीजें भी कर जाते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। अल्टीमेटली हमारा जो राज्य का, उत्तर प्रदेश का विजन क्या है, वो है ग्रो करना।
ग्रो करने में बहुत सारे ऐसे कदम होते हैं। मैं ऐसे इस बात से सहमत नहीं पूजा जी की बात से सहमत हूँ कि कुछ गड़बड़े हैं। जैसे अभी मैं बार बार तो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस है, नाम ही गलत है, लखनऊ उन्नाव एक्सप्रेस होना चाहिए, इसकी क्वालिटी गलत है, इसकी कंपनी गलत है, ब्लैक लिस्टेड है, ऐसे बहुत सारी चीज हैं जो गड़बड़ है। लेकिन ओवरऑल जब एक राज्य की तस्वीर देखते हैं तो हाईवे न बनने से अच्छा है कि एक ही हाईवे एक्सप्रेस वे बनने से अच्छा कि 10 बने। हालांकि उनमें जो क्वालिटी का कंट्रोल और बेहतर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एक्सप्रेस वे बने ही ना, एक ही एक्सप्रेस वे बना दिया ना कि देखो साहब हमने हमारे बाबा जी ने एक एक्सप्रेस वे बनवाया था, हमारा घर का एक कमरा बहुत अच्छा बना है, ताकि पूरा घर कच्चा हो बना रहे, कमरा बहुत अच्छा बनाया। बाबा जी ने एक कमरा बनवाया था हमारे, हम एक कमरे में पड़े रहे। उन्नाव लखनऊ एक्सप्रेस वे एक ही बना, बहुत अच्छा बनवाया, लेकिन बनाया कितना? बोले 5 साल में एक एक्सप्रेस वे बना उत्तर प्रदेश में, बोले बहुत बढ़िया बना, वाकई वो अच्छा है। लेकिन जो 10 बने, 15 बने, 16 बने, उनमें क्वालिटी गड़बड़ है बहुत जगहों पर। लेकिन इससे आप 15-16 जगहों पर जो डेवलपमेंट आया, जो गति आई, जो जीवन बेहतर हुआ, उसको कैसे इनकार कर? अगर इनकार कर सकते तो एक डेटा और देता हूँ पूजा जी, उसका भी जवाब जरूर दे। ये डेटा है कि 1950 से लेकर के और 2012 तक इस देश की जितनी उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम आई, उससे डबल 9 सालों में हो गई। ये पर कैपिटा इनकम 50 सालों में, 60-70 सालों में जो सरकारों ने किया। लेकिन एक चीज थोड़ा सा ये जो होता है, जो उत्तर प्रदेश 2 भागों में बंटता हुआ दिखता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसको आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि पूर्वांचल में अभी भी उस तरीके का इन्वेस्टमेंट हम नहीं देख पाए हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हाँ दिल्ली का फायदा जरूर मिलता है, ये सच्चाई है, लेकिन इसको पाटना भी यूपी सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, और इसमें मैं जब जाता हूँ तो 2 देशों की तरह लगता है। जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होते हैं तो दूसरा देश महसूस होता है उत्तर प्रदेश में, दूसरा बिल्कुल एक रिचेस्ट इंडिया और प्रॉस्परस इंडिया, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आना, बड़े बड़े बिल्डर्स का नोएडा में आना, ट्रम्प की कंपनी का भी नोएडा में आके फ्लैट्स बनाना, ये बताता है कि नोएडा अपनी जगह पर कहाँ ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली। लेकिन जब आप पूर्वांचल आते हैं तो मैं 10 साल पहले जब पूर्वांचल से गुजरता था और अब मैं पूर्वांचल के गाँव से अंदरों से गुजरता हूँ, तो वहां पर भी आपको विकास दिखाई देता है, हालांकि इंडस्ट्री नहीं दिखाई देती। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है पूर्वांचल की, उसमें और गति लाई जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस तरह की गरीबी, उस तरह का जो एक प्रॉस्पेरिटी की कमी थी, वो पूर्वांचल से गायब हुई है, उसमें कमी आई है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। ठीक है, अब प्रशांत जी यही चीज देखिए, एक जो छोटा सा अंतर है ना, बस उसको पाटने की जरूरत है। और यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि इस छोटे से अंतर को पाटने के लिए सरकार की मंशा पूरे यूपी की है, इसमें कोई शक नहीं है, सरकार तो पूरे यूपी पे ध्यान देगी क्योंकि वो पूरे यूपी की सरकार है, लेकिन एक छोटा सा जो गैप रह जाता है ना, उसको भरना वो चुनौती है। देखिए, उसी गैप को भरने के लिए इंफ्रा पे ध्यान दिया जा रहा है। आज जो है मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया, बाकी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया, लिंक एक्सप्रेसवे बनाया गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया, ताकि उत्तर प्रदेश के सारे कोनों को, चाहे गाजियाबाद से गाजीपुर और सोनभद्र को सहारनपुर से जोड़ने का काम किया गया है। एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाई गई, ट्रेनों की सुविधाएं बढ़ी गई, ट्रेनों की लाइनें डबल हुई हैं, सारी विद्युतीकरण हुआ है, ताकि जब आप इंफ्रा एक बार कनेक्ट करेंगे तो इंडस्ट्रीज को और बाकी लोगों को वहाँ पे जाने में आसानी होगी। और ये एक विकास सतत प्रक्रिया, धीरे धीरे चीजें होंगी। और ऐसा नहीं कि पूर्वांचल में काम हुआ नहीं, पूर्वांचल में भी काम हुआ है, उसमें थोड़ा सा और समय लगेगा और वहाँ भी लोग जा रहे हैं। पहले से स्थितियाँ बहुत बिल्कुल बेहतर हुई हैं, जैसे कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है। लेकिन अगर श्री अखिलेश जी के समय का ध्यान करें तो उस समय तो जो बिजनेस समिट होती थी मुंबई में होती थी, आज तो कम से कम जो बिजनेस समिट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के शहरों में हो रही है ना। तो पूजा जी तो कह रही है कि करते हम लोग भी थे, बस इतना प्रचार नहीं करते थे, आप लोग प्रचार ज्यादा करते हैं। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप देखिए उस समय 12-17 के बीच जो बिजनेस समिट थी बॉम्बे में हुई थी, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में तक नहीं हुई थी। कोई व्यापारी यहाँ आना नहीं चाहता डर की वजह से। आज आप बता दिए 17 से लेकर 26 आए, कोई बिजनेस समिट हमारी उत्तर प्रदेश की किसी दूसरे शहर में हुई हो? हमने तो लखनऊ में कर रहे हैं, बनारस में कर रहे हैं, कानपुर में कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में कर रहे हैं। तो अगर स्थितियां ठीक हुई हैं तभी तो यहाँ पे हो पा रही ना, यही सबसे बड़ा परिवर्तन आया है। पहले केवल समाजवादी पार्टी के समय एक समिट होती थी जो सफाई महोत्सव होता था, तो अखिलेश जी तो अपना बिजनेस समिट करने बॉम्बे जाते थे और बॉम्बे से जो बॉलीवुड के नर्तक नर्तकियां हैं ये आके यहाँ पे अपना नृत्य गाना होता था और जो सारा जो पैसा होता था जनता के टैक्स का उन पे रंगारंग कार्यक्रमों में खर्च किया जाता था। आज स्थितियां सारा बंद हो गई। अब सफाई महोत्सव क्यों नहीं हो रहा? अब समाजवादी पार्टी सफाई महोत्सव 2017 के बाद क्यों नहीं कर रही है? क्या कारण है?
तो लेकिन वो यहाँ कह रहे हैं अब 27 business के summit बाद हो रही है। करेंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, अगर आप देखेंगे ये बस इसी लाइन में सारी चीजें हैं कि पहले बिजनेस समिट बॉम्बे में होती थी, अब जो सारी बिजनेस समिट है उत्तर प्रदेश में हो रही है। इसी बात का द्योतक है कि इंफ्रा भी अच्छा हुआ है और कानून व्यवस्था भी अच्छी हुई है। लेकिन ये जो एक बड़ा अंतर दिखता है, इसको पाटने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि एमओयूज इतने मोटे दिखते हैं और मतलब लोगों को पता चलता है कि इतने लाख करोड़ आ रहे हैं, लेकिन एक जब धरातल पे चीजें उतरती हैं तो उसका 10%, उसका 12%, उसका 13%, उसका 9%, 8%, इसको कैसे पाटेंगे? अगर जब आप एमओयू पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होता, एक साल के नहीं होता है, 5 साल 10 साल के लंबे समय के लिए एमओयू होता है और वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आता है, एक बार में नहीं आता है। तो जब वो जब प्रोसेस पूरा होता है, कोई भी इंडस्ट्री लगने में, कोई इन्वेस्टमेंट आने में समय लगता है, कोई कंपनी, तो वो तो पर्सपेक्टिव अमाउंट होता है ना, वो एज्यूम करते हैं कि इतना हम करेंगे, तो धीरे धीरे समय के साथ करते हैं, एकदम से उसका परिणाम नहीं दिखेगा और थोड़ा वो तो डिफरेंस आता ही है। लेकिन उसको ये कह दिया जाए कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा, कोई फैक्ट्री नहीं आ रही, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ठीक है मिताली जी, अब थोड़ा सा इसका टेक्निकल पहलू भी आपसे समझना चाहेंगे कि एक इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या क्या चीजें खोजता है कि हाँ मुझे ये चीजें मिले, और क्या बाकी प्रदेशों के मुकाबले अब यूपी प्रयास ये जरूर कर रहा है कि हाँ हम वो चीजें बेहतर तरीके से दे सकें? तो अभिषेक जी, सबसे पहले वो इन्वेस्टर्स क्या ढूंढते हैं ये समझ लेते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट होता है लैंड। उनके पास जमीन होनी चाहिए, और वो जमीन, जब हम कहते हैं बंजर जमीन नहीं होनी चाहिए, पर ऐसी जमीन जहां पर आपका एक इंडस्ट्रियल एरिया हो, वो अच्छे से किसी शहर से कनेक्टेड हो, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, वहां पे आपका एक ट्रक का सप्लाई चेन अच्छा बने ताकि आप अपना सामान, रॉ मटेरियल ला सकें, रॉ मटेरियल को, फिनिश प्रोडक्ट को वहां से एक्सपोर्ट कर सकें आसानी से। और यहाँ पर जो हमारे सारे लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, जैसे आप उन्हें कंपेयर करें ऐसे स्टेट से जहां पर पोर्ट्स पास में रहते हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, ये इसीलिए अच्छा करते हैं क्योंकि इन सारे स्टेट्स में पोर्ट कनेक्टिविटी नेचुरल है। और उड़ीसा में भी मतलब हम देखें तो ऑलमोस्ट 7-8 पोर्ट्स हैं। यूपी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पर और ज्यादा काम किया जाए, जो किया गया है, ताकि फ्रीट एयर कार्गो में भी जा सके और एयर कार्गो में आ भी सके, और दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी ऑफ कोर्स यहाँ पर बेनिफिट करती है। तो सबसे बड़ा है लैंड। दूसरा है पावर सप्लाई। अगर आपका अच्छा पावर सप्लाई है जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, तभी कोई इन्वेस्टर आएंगे, क्योंकि उनको अपनी फैक्ट्री चलानी है, और फैक्ट्री चलाने में उनका पावर का खर्चा तो आएगा ही आएगा। तो ये दूसरा पॉइंट रहता है। और यहाँ पर अगेन मैं ये कहूंगी कि यूपी बाकी स्टेट से प्रिटी मच कंपेरेबल है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक नेशनल ग्रिड की कनेक्टिविटी है, तो पावर में इतना डिफरेंस नहीं रहता है। नंबर 3 है हमारा पानी का सप्लाई, और यहाँ पर मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी कि गुजरात एकमात्र वो स्टेट है जहां पर वाटर रिसाइकलिंग की वजह से इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा हुआ है, और यूपी उससे सीख सकता है। अगर हमारे पास कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हों, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हों ज्यादा यूपी में, तो पानी का जो सप्लाई की दिक्कत है इवन बुंदेलखंड जैसे रीजन में सॉल्व हो सकती है, जो अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है। फिर नंबर 4 पे आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज और स्किल ट्रेनिंग। ये मैंने पहले ही हाईलाइट किया है कि यहाँ पर ज़रूर एक मिसमैच है, क्योंकि जिन भी इंडस्ट्री से हम बात करते हैं, और ये ऑफ कोर्स बहुत स्टेट्स में है, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में इस पे काफ़ी काम हुआ है, लेकिन बाकी पूरे कंट्री में यहाँ पे एक स्किल ट्रेनिंग का बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि स्किल ट्रेनिंग में जब आपके नए नए इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, स्पेशली जिनका बहुत नया टेक्नोलॉजी है, उनकी नई मशीनरी है, उस पे स्किल ट्रेनिंग होती ही नहीं है, क्योंकि हमारे ITIs, हमारा जो स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं होता है। तो ये 4-5 ऐसी चीजें हैं जो फंडामेंटल चीजें हम क्या कहते हैं। इसको लेकर के हमारे जो एजुकेशन सिस्टम की अगर बात आती है तो वहां भी रिफॉर्म की कुछ जरूरत है? मोर देन एजुकेशन अभिषेक जी, यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग सिस्टम के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन रिफॉर्म्स तो एक तरफ है, लेकिन जो हमारे क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है उसमें तो यही होता है ना कि आप 12वीं तक पढ़ते रहिए, फिर ग्रेजुएशन कीजिए, उसमें आप एक सब्जेक्ट चुन करके उससे ग्रेजुएशन कीजिए, तब तक तो वो इस एज में पहुंच जाता है जहां आप भैया नौकरी दो।
तो हाँ, तो आप एजुकेशन सिस्टम में ही वो चीजें ऐड ऑन करेंगे तभी तो आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल 14, 15, 16, 17 साल का जो होगा, यंगस्टर होगा, वही तो उस चीज के बारे में सीख पाएगा। 25, 26 के बाद वो सीखेगा क्या, और कब वो फिर जाकर के चीजों को कर पाएगा? और अभिषेक जी, हमारे यहाँ पर ना इतना एस्पिरेशन गैप है। अगर आप आज की युवाओं से बात करें, ऑफकोर्स हमने ये देखा भी है, प्रोटेस्ट भी हुए हैं अभी पूरे देश में इतने बड़े, और युवाओं का एक एस्पिरेशन भी नहीं है कि हम ट्रेड की तरफ जाएं, क्योंकि हम ट्रेड को हमेशा ऐसे देखते हैं कि अगर आप अपने हाथ का काम कर रहे हैं वर्सेस अगर आप एक डेस्क पे बैठ के दिमाग का काम कर रहे हैं, तो एक क्लास का डिफरेंस उसमें हम देखते हैं। तो आई थिंक एज अ कंट्री हमें इस पर जरूर काम करने की जरूरत है कि हम हाथ के काम को उतना ही रिस्पेक्ट दें जितना हम दिमाग के काम को देते हैं। ठीक है, अब पूजा जी अब क्या कहना चाहती हैं? आपने 3 वर्सेस 1 तो कर दिया, लेकिन आलोक जी ने जो बोला उससे शायद इत्तेफाक रखेंगी। आलोक जी ने मुझसे प्रश्न किया कि ये बताऊं मैं कि उत्तर प्रदेश में तो 1950 से लेकर के 2012 तक जो है आय दोगुनी नहीं हो पाई हुई थी, और ये 2017 से लेकर के, हालांकि 17 तक बोलना चाहिए था इनको, पर पता नहीं क्यों हमें एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने। 2012 तो आपने भी कुछ किया होगा तभी तो उन्होंने तारीफ की। नहीं तो कैसी तारीफ की, मुझे लगता है इनसे मिस हो गया, गलती हो गई। 17 बोलना था, ये 12 रुक गए। ठीक है, ये मैं इसको बोले जाऊंगी, हम लोग बोलते हैं मिस टाइप हो गया, ठीक है, ऑटो टाइप कह सकते हैं, तो ये ऑटो टाइप हो गया इनसे। तो मतलब आप तारीफ भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ये क्या हो मतलब बात हो गई? प्रोसेस कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, वैसे ही भाजपा का डायलॉग है ये। नहीं तो उन्होंने तो तारीफ की कि 2012 तक नहीं हुआ था, 2012 से 17 में तो आप थी। एक डिबेट नहीं है इनके साथ में हमारी, ये जो है ऑटो टाइप हुआ है। तो अभिषेक जी तो कह रहे कि दोगुनी हो गई हुई है, ठीक है, इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी कितनी हुई है वो मैटर करता है ना। मैं कहती हूँ अभिषेक जी के पास में करोड़ों है, मेरे पास में 10,000 भी नहीं है, इससे तो नहीं हो गया ना। आप जो डिवाइड कर देंगे, करोड़ प्लस 10,000, 1,000 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, और 50-50 करके बोलेंगे अरे इनका भी तो इनकम बढ़िया आ रहा है, ये तो देखिए। ये मतलब नहीं रखता है ना। आप पर कैपिटल जो है वो दुगनी मत करिए, लेकिन इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी जो है, जो के शेप चल रही है ना इकोनॉमिकल ग्रोथ, उस के शेप ग्रोथ को रोकिए। हमारे देश की ग्रोथ के शेप है, जो अमीर है अमीर होता चला जा रहा है, जो गरीब है गरीब होता चला जा रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई डिडंट इंटरप्ट यू। और उसके बाद में जो है अभी चल रही थी कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है अभिषेक जी, एमयू हमने साइन करवाया हुआ था, 18,000 करोड़ का जो है एमयू साइन किया गया हुआ था जैद कंपनी के साथ में। अब सरकार ने उसके बाद में क्या किया, उसमें जो है किसान कॉरिडोर भी था, वो भाजपा सरकार ने नहीं बनाया, हमने साइन किया। 2016 में साइन हुआ था वो एमयू। और एक बात कही इन्होंने कि जो है सड़कें 10 बनाइए, भले वो उखड़ जाए, मतलब पैसे पूरे। अभी जो है ये आज की तारीख पे यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है इलाहाबाद में, 956.56 करोड़ रुपए का, और ऐसा भूमि पूजन होगा कि जैसे कि सीधा दूसरे दिन गड्ढा हो जाए। कहने का मतलब है कि प्राथमिक विद्यालय का छज्जा गिर करके बच्चे की मृत्यु हो जाए, वो ठीक है, लेकिन ऐसा एक कमरा नहीं बनाया जाएगा कि जिसकी छत गिर करके 10 लोग बचे रह जाएं। तो इन शॉर्ट पूजा मिश्रा जी के मुताबिक पिछले 10 साल में यूपी में कुछ नहीं हुआ। इन शॉर्ट पिछले 10 साल में यूपी में कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। आईटीआई का जो अभ्यर्थी है 2016 वैकेंसी निकली हुई थी, इनकी सरकार बन गई, 17 में अब तक नहीं हुआ। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम करा करके आज 2016 में एग्जाम हुआ, 2022 से पेट का एग्जाम 2018 के बाद से नहीं हुआ, सुपर टेट का एग्जाम नहीं हुआ। तो फिर ये इन्वेस्टर्स क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? शिक्षा जो है सारे पड़े हुए हैं। पूजा जी फिर ये इन्वेस्टर को तो फिर तुरंत दूसरे दिन गड्ढा है नहीं, जैसा अभी हम सभी जानते हैं पूजा जी, हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रीज के लिए लोगों की पहली प्रायोरिटी होती है कि गुजरात चले जाएं, पहली प्रायोरिटी होती है कि महाराष्ट्र चले जाएं, नहीं हुआ तो तमिलनाडु चले गए, कर्नाटक चले गए, आंध्र चले गए, तेलंगाना चले गए। लेकिन लोग यूपी क्यों आ रहे हैं? ये जापान वाले जो हैं, क्या इन चीजों के बारे में इन्होंने पता नहीं किया होगा? इनको नहीं इस चीज की जानकारी होगी? अभिषेक जी, ये ऐसा तो है नहीं, हम कब कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, आ रहे हैं।
आने के बाद में सरकार इनसे बेनिफिट भी ले, उत्तर प्रदेश को बेनिफिट दे। गंगा एक्सप्रेसवे क्यों सरकार ने अपने फंड से बनाया? हम कहते हैं वो भी एमयू साइन करते हैं। हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया हुआ था, हमने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए एमयू साइन कराया हुआ था। सरकार बताए ना कि क्यों एमयू साइन करा करा के करे काम। हम भी यही चाहते हैं। हमारा तो जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यही प्रश्न पूछा था। पहली बात तो स्टेट का फंड इस्तेमाल करके आप काम कर रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, वहां से फंड ले लीजिए, एमयू साइन करके फंड ले लीजिए। हम भी चाहते हैं यही हो, मीटिंग ना हो। वो जो चलता नहीं है कि मीटिंग अनहुआ मीटिंग, धरातल पे कुछ नहीं आएगा, आप मीटिंग करते रहिए। मीटिंग से नहीं मतलब है कि धरातल पे दिखनी चाहिए। अब वरना जैसे राजनीतिक विश्लेषक है तो करप्शन को जस्टिफाई कर दिया। अब क्या डिबेट किया जाए जब ये कह रहे हो कि 10 सड़कें बने भले उखड़ जाए? ये नहीं बता रहे 10 सड़कों का बजट कितना जा रहा है। बजट थोड़े कट डाउन किया जा रहा है। जब बजट कट डाउन किया जाए तब समझ में आता है ना कि 10 सड़कें खराब बनी हुई है। बजट तो आपका भारी भरकम चला जा रहा है, पैसे आप गमन कर ले जा रहे हैं। ठीक है आलोक जी, अब आलोक जी रिप्लाई करेंगे। आलोक जी अब बोलिए। ब्लैक लिस्ट कंपनी को लेकर कह रहे हैं सड़क उधर जाए, कोई बात नहीं है। ठीक है, 10 साल में यूपी में कुछ नहीं बदला है। पूजा जी आप बहुत अच्छी प्रवक्ता है, नो डाउट बहुत ऊपर तक जाएगी। कैसे आप तथ्यों को विस्फोट करती हैं ये भी आपसे मुझे सीखना चाहिए। देखिए मैंने तुरंत उसी समय कहा था कि लखनऊ कानपुर जो एक्सप्रेस वे वो गलत था, उसे लखनऊ नौ एक्सप्रेस वे करना चाहिए था और उसमें जो भ्रष्टाचार हो गलत। मैंने उसी समय आप तो सुना ही नहीं। अब आप न सुने उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सप्रेस वे एक ही बना है, आपने 4 क्यों नहीं बनाए 5 साल में? ये प्रश्न मैं कर सकता हूँ कि एक ही क्यों बनाया आपने? एक वो भी अपने लिए, क्योंकि सफाई जाना था तो बना दिया आपने अपनी व्यवस्था के लिए। फिर आपके ऊपर प्रश्न बोला हमने पूर्वांचल एमओयू साइन किया था, अभी आप कह रहे हैं एमओयू का कोई मतलब नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि ना एमओयू हमने साफ साइन किया था, बोले मेट्रो बोला हमारे दिमाग में आया था। ऐसे तो सब कुछ कांग्रेस कह सकती है कि सब कुछ हमारे दिमाग का है, सब हमारा है क्योंकि हमारे दिमाग में आया। ठीक है आलोक जी बोलेगा। मैं जरा पीसीआर की टीम से बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि विंडो फ्लिप हो चुका है मिताली जी का और प्रशांत जी का, प्लीज नाम दुरुस्त कर दीजिएगा। अब बोलिए आलोक जी। तो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि जो सरकार की कमी है, विपक्ष का काम ये है कि वो गिना है, लेकिन कम से कम अगर कुछ अच्छा कर रही है। कोई भी सरकार, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी सरकार कभी सारे अच्छे काम नहीं कर सकती और विपक्ष का काम है कि जो कमियां हैं उनको गिनाए। हाँ। लेकिन जो अच्छे काम है उनको भी तो कहो हाँ भैया चलो ठीक है हम ये काम नहीं कर पाए थे, इन्होंने किया, इतना बड़ा दल तो दिखाओ। अरे आप पूजा की अगर एक भी अच्छाई बोल देंगी तो कल प्रवक्ता नहीं रहेंगी समाजवादी पार्टी में। ये एक्सेप्टेंस है ही नहीं किसी दल में। बीजेपी अगर स्वीकार कर ले कोई अच्छे काम तो उसमें बीजेपी का प्रवक्ता न रहे, तो प्रवक्ताओं की अपनी समस्या है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो बेहतर है, लेकिन रोड में जो भ्रष्टाचार है, जैसे एक बात आती मैं इससे जुड़ के बताता हूँ। लोग कहा कि क्या योगी जी को अखिलेश हरा सकते? मैं तो नहीं हरा सकते, लेकिन क्या योगी जी के विधायकों को अखिलेश हरा सकते? विधायकी में बहुत गड़बड़ है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में इतना भ्रष्टाचार, मैं बार बार कहता हूँ भ्रष्टाचार चरम तक है। अखिलेश यादव अगर विधायक हराए तो सरकार पार्टी जा सकती है, लेकिन योगी जी से लड़के नहीं। उन्होंने कुछ बेहतर काम किए, उनका जो लॉ एंड ऑर्डर की इमेज है वो अच्छी है। इसे समाजवादी पार्टी को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेगी उसे फायदा मिलेगा। ये बात स्वीकार कर लीजिए कि सब लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश यादव जी से बेहतर है, ये उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करती है। अच्छा वही तो आलोक जी मैं कह रहा था, एक सेल्फ ऑफ बिलीफ होता है वो लोगों के अंदर आया है कि हाँ यूपी में इस समय अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन होगा। और ये चीजें पूरी दुनिया को दिख रही हैं, यूं ही नहीं है। अब देखिए बुलडोजर एक्शन की चर्चा सिर्फ यही नहीं होती है, दूसरे देशों में भी होती है। कुछ तो कारण रहा होगा, जो भी रहा हो। इन्वेस्टर क्या सोच करके इन्वेस्ट करते हैं ये तो वो जाने, लेकिन ये विश्वास उनके अंदर पैदा, हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, ये पहला भरोसा है। और वो होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने से। ठीक है, पैसा गुंडा आके हमसे वसूलेगा नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ अब प्रशांत जी देखिए, आलोक जी ने दोनों बातें कही कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें जब अगर बात आती है लखनऊ कानपुर वाले एक्सप्रेसवे की, कई ऐसे एक्सप्रेसवे हैं और कई जगहों पे बहुत सारी चीजों को लेकर के हैं, तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए कमियां हो सकती हैं और ये तो सबको पता है कि जब पहली बारिश होती है तो उसमें कुछ मिट्टी धंसती है। और समाजवादी पार्टी जिस लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करती है उस समय की आप न्यूज़ कटिंग्स देखेंगे
जब 17 में इनकी सरकार गई थी, उसमें जब पहली बारिश हुई तो वो भी वहाँ पे भी धंसी थी। और जो ये कानपुर और ये लखनऊ वाला जो है, जो एक्सप्रेसवे है, जो इसमें जो घटनाक्रम हो, उसमें कार्रवाई हो रही है। कंपनी जो उसको रिपेयर करेगी, या हम उसमें कहाँ कह रहे हैं कि उसमें गड़बड़ी नहीं है, तो स्वीकार हुई है। उसमें कंपनी पे जुर्माना भी लगाया गया, अधिकारियों को भी बैठाया गया है, वही कंपनी उस चीज़ों को ठीक करेगी। अब जहाँ पे कमियां तो तभी होंगी जब आप कुछ करेंगे, जब आप कुछ करेंगे नहीं तो कमियां होंगी नहीं। हम तो कह रहे हैं 7-7, 8-8 एक्सप्रेसवे बनाएं, उसमें जो कमियां होती हैं ठीक होती हैं। जब गाड़ियां चलेंगी, अब कहीं मिट्टी धसेगी बारिश में तो ठीक हो जाएगी। अगले साल मैं गारंटी देता हूं कि अगले साल उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। कि पहले साल तो बारिश में मिट्टी धसती है। मकान भी हम कई बार बनाते हैं, इस बार जो लोग मकान बनाते होंगे तो पहले एक साल उसमें मिट्टी डालने के बाद 1 साल बाद उसमें आगे काम किया जाता है कि एक बार बारिश हो जाए तो मिट्टी जो बैठनी हो बैठ जाए। तो ये कारण है, इसमें कोई इसे कोई विशेष बात नहीं। इसके आधार पे आप पूरे विकास को खारिज कर दें, पूरे आप कह दें कि आप कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना, कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो ये बात तो फिर बेमानी हो जाएगी। तो उन्होंने तो साफ कहा 10 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। दुनिया को नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा है दुनिया जाने, लेकिन पूजा जी को नजर नहीं आया, समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आया। उनके कहने से क्या होगा, मैं तो कह रहा मैंने तो सीधा एक लाइन में बोला कि पहले इन्वेस्टमेंट समिट अब जो है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में हो रही है। इसी से पता चल रहा है कि 12-17 और 17 से 27 के बीच में क्या बदला है। ठीक है, आलोक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। प्रशांत जी, आलोक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रशांत भाई, मैं तो तुलना ही नहीं कर रहा समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाया, आप उस क्वालिटी को नहीं गेन कर पा रहे, इसको मानना पड़ेगा। मैं तो उन रास्तों से चल रहा हूँ, और जो मेरे घर के पास बने थे उस समय के रोड, और जो आज बने उसके बाद 6 लेन रामा देवी से प्रयागराज वाला, दोनों की क्वालिटी मैंने अपनी आंखों से देखी है। और आपके इस समय की क्वालिटी कम अच्छी है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मैं कम से कम लाइव कह रहा हूँ कि उस समय जो 2004 में के पहले अटल बिहारी वाजपेयी बनवा गए थे, वो क्वालिटी आप खुद नहीं पा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, नो इफ नो बट, वो समय ज्यादा बेहतर क्वालिटी थी। जबकि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद आपको उससे बेहतर बनाना चाहिए था। आप ये लॉजिक सर नहीं दे सकते प्रशांत जी, क्योंकि 2004 के पहले जब बनी थी नहीं धसी थी मेरे एरिया की रोड, इस बार धसी है। वही क्षेत्र है, वही मिट्टी है, लेकिन उस समय की रोड नहीं धसी थी, अभी की धसी है। प्लीज सर, इसको आप प्रशांत जी, धसने से मत कीजिए। प्रशांत जी जल्दी से। देखिए, रोड तो मैं नहीं बना रहा हूँ, ये जो रोड बना रहे हो कमियां भी ठीक करेंगे। और जब स्पीड से काम होता है तो इस तरह की कमियां आती हैं, उसमें वो तो जो बना रहे उसको मैंने तो उसका जवाब पहले ही दे दिया है। कंपनी उसको ठीक करेगी, कार्रवाई हुई है। ठीक है पूजा जी, अब देखिए 3-1 में तो जितना हार्ड सवाल पूछा आलोक जी ने, उतना तो आप भी नहीं पूछ पाई, तो इसीलिए पहले ही अज्यूम कर लेना कुछ भी। नहीं अभिषेक जी, दैट वाज माय डिफेंसिव गेम। मैंने पहले ही बोल दिया, मुझे पता था मैं बोलूंगी तभी ये सवाल पूछेंगे। वाह, गजब है। मतलब अपने हिसाब से चीजों को ले लीजिए पूजा जी, ऐसे नहीं। फिर तो उन्होंने जो कहा है कि काम भी हुआ है, वो चीज भी आपको कहना पड़ेगा कि हाँ ठीक है काम भी हुआ है, और काम नहीं हुआ है ये तो कोई मानता ही नहीं है। अब आप जवाब ले लीजिएगा अभिषेक जी, जल्दी से। जी बिल्कुल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 21 नवंबर 2016 को हुआ था, और जो है जो रोड धसी थी वो 1 अगस्त 2018 को धसी थी। वो इसलिए धसी थी क्योंकि पानी का निकासी नहीं किया गया हुआ था, पानी वहीं पे एक्युमुलेट होता रहा। 2017 में नहीं धस गई थी। हम आपकी सरकार अगर पहली बारिश में धसनी होती, रोडों की जो क्वालिटी खराब होती, ठीक है। अब एक फाइनल कमेंट में, आप पानी नहीं पास कराएंगे सही। चलिए ठीक है पूजा जी, अब एक फाइनल कमेंट मैं मिताली जी से लेना चाहूंगा। मिताली जी, आने वाले 2-4, 10 साल, 15 साल में आप यूपी को किस तरीके से देख रही हैं कि ये एक बहुत बड़ा हब जो है वो बनता दिख रहा है पूरा यूपी? आई थिंक अभिषेक जी, मैं इतना बड़ा हब नहीं कैरेक्टराइज करूंगी यूपी को। मुझे ये लगता है कि अगर हम ओवरऑल इंडिया को देखें तो आज भी जो साउथ स्टेट्स हैं और जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर एक कंपेटिटिव स्पिरिट है, और वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम कर रही हैं। वो अपने आप को ज़्यादा प्रोफेशनलाइज भी कर रही हैं। वो अपने डेलीगेशंस भेजती हैं निवेश के लिए, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे वो बाकी एम्बेसीज के साथ डेलीगेशंस हो। और अब जैसे नए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स भी भारत ने साइन करे हैं बहुत सारे देशों के साथ, उसमें भी बहुत सारी जो सदर्न स्टेट्स और वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ से हम एक प्रोएक्टिव अप्रोच देख रहे हैं कि वो पहले से ही ये सोच रही हैं कि हमारे यहाँ के जो
ट्रेडर्स हैं, हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, वो कैसे उसका फायदा उठा सके। तो मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरी है कि ये प्रोएक्टिव अप्रोच, मतलब पहले से प्लान करना कि कैसे हम इन अपॉर्चुनिटीज का जो एक नेशनल स्केल पे बन रही है उसका कैसे हम फायदा उठाएं और कैसे एमएसएमईज में और ज्यादा निवेश आए, एमएसएमई को हम कैसे बड़े कंपनीज के साथ लिंक करें और फॉरेन कंपनीज के साथ लिंक करें। जब तक इन एरियाज में, और स्किल ट्रेनिंग जो मैंने पहले भी बोला, जब तक इन एरियाज में काम नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश उतना पोटेंशियल नहीं पा पाएगा जितना उसका पोटेंशियल है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।